Hello students, in our last video lesson of history we were studying about rural life and colonialism जिसमें कि हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। अब परमानेंट सेटलमेंट जो था वो तो सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए था। तो बाकी जगह में, इंडिया की बाकी जगह में कौन कौन से दूसरे रेवेन्यू सिस्टम थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेकंड वन इज रेओटवारी सिस्टम। तो दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रेड। उन्होंने एक दूसरा सिस्टम स्टार्ट किया कंट्री के दूसरे पार्ट में। ये जो सिस्टम था कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू का, उसे कहा जाता था रेओटवारी सिस्टम। और रेओटवारी सिस्टम इसलिए कहा जाता था क्योंकि रेओट का मतलब होता है फार्मर्स, किसान। तो रेओट जो होते थे फार्मर्स, वो डायरेक्टली अपना रेवेन्यू ब्रिटिश को पे करते थे, तो इसलिए इसका नाम रेओटवारी सिस्टम रखा गया। ये सिस्टम बॉम्बे और मद्रास के लिए था। बॉम्बे मतलब मुंबई और मद्रास मतलब कि चेन्नई, इन दोनों जगहों के लिए ये सिस्टम था। ब्रिटिश को ये अधिकार था, राइट था कि वो लैंड रेवेन्यू को कभी भी कितना भी इंक्रीज कर ले, बढ़ा लें। हमने परमानेंट सेटलमेंट में क्या पढ़ा था कि लैंड रेवेन्यू बिल्कुल फिक्स था 10 सालों के लिए कि इतना ही पैसा देना है। लेकिन रेओटवारी सिस्टम में ब्रिटिश के पास ये अधिकार था कि वो लैंड रेवेन्यू को कभी भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये सिस्टम इसीलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ब्रिटिश, लेकिन साउथ इंडिया में कोई जमींदार नहीं थे, तो इसलिए बॉम्बे और मद्रास में ये सिस्टम चलाया गया ताकि फार्मर्स खुद डायरेक्टली पे कर सके रेवेन्यू ब्रिटिश को। बहुत सारे इंडियन फार्मर्स इस हाई लैंड रेवेन्यू की वजह से, बहुत ज़्यादा जो लैंड रेवेन्यू था उनको टैक्स देना पड़ता था, उसकी वजह से वो लैंडलेस हो गए, उनकी ज़मीनें चली गई और वो बॉन्डेड लेबर्स बन गए, मतलब वो बिना पैसे के काम करने लग गए ताकि वो टैक्स चुका सकें। नाउ रेओटवारी सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स ये थी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू फिक्स कर रखा था ताकि उन्हें ज़्यादा पैसे आए। तो इतना ज़्यादा पैसा पीसेंट्स जो थे, किसान थे, वो पे करने में असमर्थ थे, अनेबल थे। तो इस वजह से बहुत सारे किसान गाँवों से या फिर सिटीज़ के आसपास से दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होने लगे और बहुत सारे रीजन्स में जो विलेजेस थे वो डेजर्ट हो गए, यानी कि वो पूरे खाली हो गए जब किसान उन्हें छोड़कर चले गए। तो Another system of land revenue collection was Mahalwadi system. This system was introduced in northwest provinces, Punjab, Delhi, parts of central India and Uttar Pradesh. इन एरियाज़ में ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था, महलवाड़ी सिस्टम। तो इसका नाम महलवाड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि महल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे गाँवों का एक ग्रुप, उसे बोलते थे महल। तो जो ज़मीन होती थी वो एक महल के द्वारा ओन की जाती थी, पूरे महल की होती थी, ग्रुप ऑफ विलेजेस की होती थी। तो जो महल होता था वो कलेक्टिवली क्लेम करता था कि हम ही विलेज के लैंडलॉर्ड्स हैं, हम ही ज़मींदार हैं विलेज के। तो जो रेवेन्यू होता था वो इन महल के जो हेड होते थे, जो भी मुखिया होता था इन महल का, जिन्हें तालुकदार कहा जाता था, उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था और उसके बाद वो तालुकदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू दे देता था। तो ये सिस्टम था महलवाड़ी का। नाउ डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील। तो नील जो आप अपने कपड़ों को डाई करने में यूज़ करते हैं वो होता है इंडिगो। तो इंडिया का जो इंडिगो था वो बहुत, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में क्योंकि उसका कलर बहुत रिच ब्लू होता है और कपड़ों को डाई करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत अच्छा रहता है। तो क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था तो बहुत कम अमाउंट जो था इंडिगो का वो ही यूरोप में पहुंच पाता था, यूरोपियन मार्केट्स में पहुंच पाता था क्योंकि इसके दाम बहुत ज़्यादा थे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी इंडिगो की यूरोप में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नई मेथड्स ढूंढनी शुरू करी ताकि इंडिया में इंडिगो का कल्टिवेशन, इंडिगो की खेती बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ताकि उनको फ़ायदा हो, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी तो पैसे भी ज़्यादा उनको मिलते थे इंडिगो के। तो क्योंकि जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे बहुत सारे एजेंट्स और ऑफिशियल्स थे जो ब्रिटिश कंपनी के थे, उन्होंने इंडिगो के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना, अपने पैसे लगाना शुरू कर दिए। तो प्लांटर्स जो थे, जो ये ऑफिशियल्स थे, उन्होंने रियॉट्स को यानी कि फार्मर्स को फोर्स किया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, जिसमें किसान जब इंडिगो उगाते थे, नील की खेती करते थे, तो वो ब्रिटिशर्स को कम प्राइस में वो देते थे
ब्रिटिश को ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते थे इंडियन फार्मर्स से इंडिगो खरीदने में, लेकिन उसके बाद वो यूरोप में जाकर उस इंडिगो को बहुत हाई प्राइसेस में, बहुत ज़्यादा दामों में बेच देते थे। तो इससे इंडिया के जो किसान थे उनको बहुत नुकसान होता था। तो इस तरह से उन्हें लोन लेना पड़ता था, और वो जो लोन की जो साइकिल थी वो कभी एंड ही नहीं होती थी, कभी ख़त्म नहीं होती थी। तो उनकी पूरी ज़िंदगी लोन को पूरा करने में ही निकल जाती थी। तो इस वजह से पीसेंट्स को, फार्मर्स को बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती थी, क्योंकि उन्हें फोर्स किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा इंडिगो की खेती करने के लिए। और क्योंकि इंडिगो की खेती ज़्यादा अच्छी हो तो वो उनको फोर्स करते थे कि तुम ज़्यादा अच्छी सॉइल में, ज़्यादा अच्छी मिट्टी में, फर्टाइल सॉइल में खेती करो। तो इंडिगो की खेती जब होती है तो वो जो ज़मीन होती है वो ख़राब हो जाती है, उसको फिर दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते अगर नील की खेती करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो सॉइल होती थी उसकी फर्टिलिटी भी पूरी ख़त्म हो जाती थी, वो कुछ और खेती कर ही नहीं पाते थे, कुछ और उगा ही नहीं पाते थे किसान। तो इस वजह से भी उन्हें बहुत नुकसान होता था। ब्लू रेबेलियन, नीला रेबेलियन विद्रोह, तो नीला विद्रोह। इन मार्च 1859 बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रियॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स ने मना कर दिया कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जितनी भी इंडिगो फैक्ट्रीज थी, इंडिगो को प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश की, वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया, अटैक कर दिया 1859 में। तो फार्मर्स ने डिसाइड किया कि अब हम ना तो इंडिगो उगाएंगे और ना ही पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, एडवांस पैसे हम नहीं लेंगे ब्रिटिश से। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसी चीज़ की चिंता थी कि कहीं अचानक कोई पॉपुलर दूसरा विद्रोह ना हो जाए। और ऐसा ब्लू रिबेलियन के टाइम हुआ जब किसानों ने विद्रोह किया था ब्रिटिश के टाइम। तो इसे ब्लू रिबेलियन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये इंडिगो के कारण हुआ था। तो इस रिवोल्ट की वजह से, इस ब्लू रिबेलियन की वजह से जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको अपने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बचाने के लिए और अपनी फैक्ट्रीज को बचाने के लिए अपनी मिलिट्री को लाना पड़ा वहाँ पर। और इस रिवोल्ट के बाद जो इंडिगो प्रोडक्शन था बंगाल में, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, वो खत्म हो गया। नाउ कंक्लूजन, some of the effects introducing different system of revenue were that the pressure of paying the revenue in time and the rigid method of collection। तो जितनी भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुई, नई नई अलग अलग जगह पर जो अभी हमने पढ़ी, तो उन सभी सिस्टम्स में एक ये चीज़ थी कि रेवेन्यू को टाइम पर पे करने के लिए, पैसे टाइम पर कंपनी को देने के लिए बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो मनी लैंडर्स के पास लोन लेने जाते थे, पैसे लोन में लेने वो चाहते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, या तो उनकी ज़मीनें छिन गई क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाते थे, या फिर वो बॉन्डेड लेबर्स बन गए, यानी कि वो फ्री में काम करते थे उस ज़मींदार की या मनी लैंडर की ज़मीन पर अपना कर्जा चुकाने के लिए। द कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रोइंग कैश क्रॉप्स, जो इंडियन विलेजर्स थे वो ज़्यादातर वही उसी चीज़ की खेती करते थे जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनको फोर्स करते थे, जो कि वो वहाँ पर यूरोप में जाकर बेचते थे ज़्यादा दामों में। तो इस वजह से भी जो सेल्फ सफिशिएंट स्टेटस था इंडियन विलेजेस का, वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया, क्योंकि वो अपनी पसंद की खेती अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। न्यू क्लासेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स क्रिएट की गई ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जिस जगह पर जिन एरियाज़ में लैंडलॉर्ड्स नहीं होते थे, तो एक नई क्लास वहाँ पर क्रिएट की गई, ताकि क्योंकि लैंडलॉर्ड जो थे, ज़मींदार जो थे, वही रिस्पॉन्सिबल होते थे रेवेन्यू को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाने में। दे एक्सप्लॉयटेड द पीसेंट्स। अब ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, वो पीसेंट्स को यानी किसानों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करते थे, जिनकी खुद की लैंड नहीं होती थी। तो जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं होती थी उन्हें ये बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और इनसे काम निकलवा के इनका रेवेन्यू वसूल करते थे। नाउ आंसर इन वन वर्ड, विच राइट डिड द ब्रिटिश गेट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश को कौन सा राइट मिल गया, कौन सा अधिकार मिल गया था? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का, यानी कि दीवानी राइट। हु स्टार्टेड द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया? इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। वेयर वॉज द रियोटवाड़ी सिस्टम स्टार्टेड? रियोटवाड़ी सिस्टम कहाँ स्टार्ट किया गया था? बॉम्बे एंड मद्रास। वॉट डज महल मीन? महल का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ विलेजेस।
हु वर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इन द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके ब्रिटिश को देने का काम किसका होता था, ज़मींदार्स का।